डियर स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करेंगे बीए सेकेंड सेमेस्टर के हिंदी के एमसीक्यू टाइप के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। तो जिन जिन भी यूनिवर्सिटी में परीक्षाएं हिंदी की एमसीक्यू बेस पे होने वाली यानी कि परीक्षाएं ऑब्जेक्टिव बहुविकल्पीय होने वाली हैं, उन सभी स्टूडेंट के लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। चाहे आप मेजर के हों या फिर माइनर के हों, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आपका जो वर्ष है वो प्रथम वर्ष है यानी कि बीए फर्स्ट ईयर है, सेमेस्टर आपका द्वितीय यानी कि बीए सेकेंड सेमेस्टर द्वितीय सेमेस्टर, सब्जेक्ट हिंदी है और प्रश्न पत्र का नाम है यानी क्वेश्चन पेपर का नाम है कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो ऑफिस यानी कार्यालय से जुड़े आएंगे और कंप्यूटर से संबंधित होंगे। तो इस बात को ध्यान रखें क्योंकि यही आपके सिलेबस यानी टॉपिक्स का नाम है प्रश्न पत्र का, तो इसी से जुड़े क्वेश्चन आएंगे। ओके, अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन आंसर की ओर। तो आज की इस वीडियो का जो सबसे पहला प्रश्न है कि आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है। तो आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, ये आपको बताना है। यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन देंगे, जो सही उसे आपको टिक करना होगा। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, आधुनिक भाषा विज्ञान का जो जनक है वो है जिनका नाम है सोस्यूर। सा नंबर सही जवाब होगा। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न वीडियो में इंक्लूडेड हैं आपके एग्जाम के लिए, तो वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आप लोग खुद ही कहेंगे कि हाँ सर, जो आपने बताया था लगभग वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का क्या अर्थ है। तो भाषा विज्ञान की दृष्टि में प्रयत्न लाघव का जो अर्थ होता है वो होता है उच्चारण की सुविधा। ठीक है, यानी कि प्रोनाउंसिएशन की फैसिलिटी। द नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि टंकशाली भाषा किसे कहते हैं। तो टंकशाली जो भाषा है वो परिनिष्ठित भाषा को कहते हैं, इसीलिए सही जवाब सा हो जाएगा। हम क्वेश्चन पढ़ेंगे और जो इसका सही जवाब होगा वो आपको बताएंगे। बाकी के जो ऑप्शन है ये हमारे पास समय इतना नहीं है, न हम अन्य यूट्यूबरों की तरह हैं कि आप लोगों को फालतू का टाइम वेस्ट कराएं। जो क्वेश्चन है बाकी आप ऑप्शन देख लीजिए, मेन जो क्वेश्चन है उसको पढ़ेंगे, उसके बाद जो सही है उसको बताएंगे। ठीक है, हम अपना टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, ना आप करने देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से भाषा की प्रमुख प्रकृति कौन सी है। तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। तो भाषा की जो प्रकृति है वो है जटिलता से सरलता की ओर, यानी कि कठिनाई से ठीक है सरलता की ओर। कोई चीज़ होती है, भाषा की प्रमुख जो प्रकृति होती है वो ध्यान रखेंगे वो कठिन होती है। ठीक है, और कठिन से ही सरल की ओर बढ़ती है। जैसे कि आप लोग कोई चीज़ तैयारी करेंगे, कुछ पढ़ेंगे, ठीक है, तो शुरू में आपको कठिन लगेगा, लेकिन जैसे जैसे आप पढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे सीखते जाएंगे तो आपको नॉर्मल यानी कि ईजी लगने लगेगी, सरल। ठीक है, तो सेम वैसे ही है। ब नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि न्यायालयी भाषा में शब्द और अर्थ, न्यायालयी भाषा में यानी कि जो जहाँ पर आप लोग आपका जजमेंट होता है, जहाँ पर एक तरीके से जिसको आप लोग बोलते हैं कि कोर्ट, ठीक है, जहाँ पर फैसला होता है, ठीक है, हाई कोर्ट, उच्च कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ठीक है। तो वही क्वेश्चन है कि न्यायालयी भाषा में यानी कि कोर्ट की भाषा में शब्द और उसके अर्थ में क्या रहता है। तो ध्यान रखेंगे उसमें रहता है निश्चितता रहता है। क्या रहता है? निश्चितता रहता है, इसलिए सही जवाब आ होगा। अगला है कि कोई भी बोली या भाषा मानकता प्राप्त करने पर हो जाती है। तो कोई भी बोली या फिर भाषा मानकता प्राप्त करने से हो जाती है सरल, यानी कि इजी हो जाती है। बी नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि एकाक्षरी भाषा परिवार से तात्पर्य है, यानी एकाक्षरी भाषा परिवार का क्या मतलब होता है। तो वो मतलब होता है चीनी भाषा परिवार से मतलब होता है एकाक्षरी भाषा का मतलब। ठीक है, तो चीनी भाषा परिवार को कहा जाता है एकाक्षरी भाषा परिवार। ठीक है, अगला है कि भाषा विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली विशेष शब्दावली को क्या कहते हैं। तो भाषा विज्ञान के तत्वों को व्यक्त करने वाली जो विशेष शब्दावली है उसको कहा जाता है पारिभाषिक शब्दावली, जो कि आप लोगों के लिए ऑब्जेक्टिव परीक्षा हो रही है तो उसके लिए तो महत्वपूर्ण है। ये मान लीजिए रिटन एग्जाम होता है ना, तब भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर कई बार आपने देखा कि भाषा शब्द आया है भाषा विज्ञान। ठीक है, तो भाषा विज्ञान के मतलब इसका अर्थ सिंपल सा समझ लीजिए। तो भाषा विज्ञान, ध्यान सुन लीजिएगा, भाषा विज्ञान भाषा की वह प्रमुख शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति कैसे होती है, भाषा का क्षेत्र क्या है, भाषा का स्वरूप क्या है, इस सब चीज़ों के बारे में अध्ययन किया जाता है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि पारिभाषिक शब्दावली किसके लिए है। तो जो पारिभाषिक शब्दावली होती है, ध्यान रखेंगे, वो होती है ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु। ठीक है, ठीक है, जिज्ञासु के लिए सही जवाब इसका हो जाएगा सा नंबर। तो ध्यान रखेंगे पारिभाषिक शब्दावली जो होती हो वो ज्ञान की किसी एक शाखा के जिज्ञासु के लिए होती है, सा नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि पारिभाषिक शब्दावली का निर्धारण कौन करता है। तो पारिभाषिक शब्दावली का जो निर्धारण करता है, ठीक है, वो है भाषा वैज्ञानिक। ठीक है, सही जवाब इसका हो जाएगा आ नंबर।
अगला है कि वैज्ञानिक शैली का तात्पर्य किस शैली से है। तो वैज्ञानिक शैली का जो मतलब है, जिस शैली से है, उसका नाम है वस्तुनिष्ठ शैली। 2 नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि हिंदी की वैज्ञानिक और तकनीकी शब्दावली मूलतः किस भाषा की शब्दावली का अनुवाद है। तो ध्यान रखेंगे, इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बा, ठीक है, अंग्रेजी की, ठीक है। अगला है कि किसी भी मंत्रालय, समृद्ध विभाग, प्रभांग, अनुभाग एवं कार्यालय के कर्मचारियों के लिए समय समय पर निकाले गए आदेशों की सूचना को क्या कहते हैं, ठीक है। तो उसको कहा जाता है कार्यालय आदेश, यानी कि किसी भी ऑफिस का नोटिस, ठीक है, या फिर वहाँ का आदेश, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, 2 नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि सार्वजनिक स्तर पर सरकारी आदेश, प्रस्तावों, नीतियों और निर्णयों को विस्तृत रूप से यानी कि बड़े रूप में प्रचारित करने के लिए किस माध्यम का प्रयोग किया जाता है। तो ध्यान रखेंगे, वहाँ पर किया जाता है प्रेस विज्ञापन। प्रेस विज्ञापन आपने कोई न्यूज़ पेपर देखा होगा, जब दैनिक जागरण, दैनिक भास्कर, ठीक है, अमर उजाला, बहुत सारे जो न्यूज़ पेपर आपको मिलते हैं हार्ड के रूप में, इसमें आपने कहीं कटिंग देखी होगी, किसी साइड में बहुत सारे पर्दे आता है, ठीक है, लिखा रहता है प्रेस विज्ञापन। उसके माध्यम से किसी भी चीज़ का प्रचार प्रसार किया जाता है ताकि आम जनता इसके बारे में, आम जो लोग रहते हैं समाज में या फिर किसी शहर गांव में, वो जान सके उस चीज़ के बारे में, ठीक है। तो इसलिए प्रेस विज्ञापन के बारे में कोई भी सार्वजनिक ऐसी चीज़ जानकारी, वो सरकारी भी होती है, प्राइवेट भी होती है, उस चीज़ को विस्तृत रूप से प्रचारित करने के लिए एक माध्यम होता है जिसको प्रेस विज्ञापन कहते हैं, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे, एक तरीके से बोल सकते हैं कि कोई भी सरकारी नोटिस जारी करना है, फिर कोई अनाउंसमेंट करना है, कोई घोषणा करना है, कोई दिशा निर्देश जारी करना है, वो चाहे सरकारी गवर्नमेंट मतलब कि सरकारी सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो, तो वहाँ पर प्रेस विज्ञापन का यूज करता है, ठीक है, ताकि वो आम जनता तक पहुँच सके। अगला प्रश्न है कि व्यक्तिगत स्तर पर सरकारी अधिकारियों के बीच मामले निपटाने के लिए किस पत्र का प्रयोग किया जाता है। तो आपस में जो अधिकारी हैं उसमें किसी भी मैटर को सॉल्व करना है तो वहाँ पर यूज किया जाता है इन ऑप्शनों में से अर्ध सरकारी पत्र, ठीक है। कौन सा सरकारी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र, ध्यान रखेंगे, हेल्पफुल प्रश्न है, ठीक है। अगला प्रश्न है कि सरकारी निर्माण कार्यों, सार्वजनिक निर्माण, माल आपूर्ति इत्यादि के लिए प्रकाशित सूचना को क्या कहते हैं। तो इस प्रोसेस को कहा जाता है निविदा, ठीक है, सही जवाब आ होगा। अगला प्रश्न है कि ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी परिभाषित शब्द होगा। तो ऑफिशियल यानी कि जो एक सरकारी भाषा, हिंदी परिभाषित शब्द का क्या होगा। तो ध्यान रखेंगे, ये होगी राजभाषा, ठीक है। तो ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी परिभाषित भाषा जो है वो राजभाषा होगी, 7 नंबर सही जवाब होगा। अगला कि एडिटर शब्द का हिंदी परिभाषित शब्द क्या होगा, यानी कि एडिटर को हिंदी में क्या बोलेंगे, उसको बोला जाता है संपादक, ठीक है। क्या बोला जाता है, संपादक, आपने नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न प्रस्तुत है आप लोगों की समझ कि देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग किस राज्य में हुआ या फिर किस राज्य से माना जाता है। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखेंगे। आपको बताना कमेंट सेक्शन में मालूम है तो जरूर बताएं, ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो देवनागरी जो लिपि है ये आपके सिलेबस में है, ठीक है, कार्यालय हिंदी और कंप्यूटर जो आपका मतलब कि सिलेबस है देवनागरी, ठीक, उससे संबंधित है। जवाब हो जाएगा 2 नंबर गुजरात, ठीक है। क्या होगा सही जवाब, गुजरात, ठीक है। इसका प्रयोग सर्वप्रथम गुजरात से माना जाता है। अगला कि कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। तो ध्यान रखेंगे, मराठी जो भाषा है ये देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, 7 नंबर सही जवाब होगा। अगला कि हिंदी की किस लिपि में लिखी जाती है। हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है, जो हिंदी लिखी जाती है वो नागरी लिपि में लिखी जाती है, 7 नंबर सही जवाब होगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ध्यान रखेंगे। अगला कि देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की संख्या कितनी है। तो ध्यान रखेंगे, देवनागरी लिपि में स्वर वर्णों की जो संख्या है वो 11 यानी कि 11 है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि जो है वो देवनागरी होगी, ठीक है। तो ये अनुच्छेद 343 में इसका वर्णन किया गया है, ध्यान रखेंगे, 343 अनुच्छेद में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि भारत की राजभाषा कौन है इन ऑप्शनों में से, ठीक है। तो इन ऑप्शनों में से भारत की जो राजभाषा है वो है हिंदी, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न ये भी है। अगला कि संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन किया गया है। तो संविधान की जो अनुच्छेद 351 है, ठीक है, 351 में वर्णन किया गया है हिंदी भाषा के विकास संबंधित कैच के बारे में, ठीक है, इसका विकास कैसे किया जा सकता है उससे संबंधित के बारे में जानकारी दी गई है, 2 नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि देवनागरी का सर्वप्रथम प्रयोग किसके शिलालेख में हुआ था, कौन से प्रमुख इतिहासकारी, ठीक है, इतिहास के जो प्रमुख इतिहासकार हैं, ठीक है, और उस समय के जो सम्राट रहे हैं, शासक रहे हैं, ठीक है, तो किसके शिलालेख में हुआ है ये आपको बताना है, ठीक है।
तो ध्यान रखेंगे जयभट्ट के शिलालेख में देवनागरी का सबसे पहले या सर्वप्रथम प्रयोग हुआ है। सही जवाब आ होगा, जयभट्ट के शिलालेख में। ठीक है, देवनागरी का विकास माना जाता है किस मतलब कि लिपि से? तो ध्यान रखेंगे देवनागरी लिपि का जो विकास माना जाता है वो ब्राह्मी लिपि से माना जाता है। सा नंबर सही जवाब होगा। ध्यान रखेंगे, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि देवनागरी लिपि की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, सबसे बड़ी क्वालिटी क्या है? तो ध्यान रखेंगे देवनागरी लिपि की जो सबसे बड़ी विशेषता है वो है कि सर्वाधिक वैज्ञानिक लिपि होना, एक धुन के लिए एक संकेत होना, ये बहुत बड़ी विशेषता है देवनागरी लिपि की, जो कि आपको ध्यान रखना है। अगला प्रश्न प्रस्तुत है भैया कि निम्नलिखित में से कौन विशेषता देवनागरी में नहीं है, मतलब कि कौन सी क्वालिटी जो देवनागरी लिपि में नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे विकास की दृष्टि से यह लिपि ब्रह्मी एवं खरोष्ठी की समकालीन है, यही सही जवाब होगा। ध्यान रखेंगे, यानी कि द नंबर। अगला कि देवनागरी लिपि मूलतः क्या है इन अक्षरों में से? तो देवनागरी मूलतः इन अक्षरों में से, ठीक है, अक्षरात्मक है, सही जवाब बा होगा। अगला है कि इनमें से कौन सी लिपि नहीं है? तो एक इसमें से लिपि नहीं है, वो है अंग्रेजी, बाकी अरबी, देवनागरी, गुरुमुखी, ये सब लिपियाँ हैं। द नंबर सही जवाब होगा, क्योंकि अंग्रेजी जो है ये कोई लिपि नहीं है। ठीक है, अब अगला प्रश्न आप लोगों के समझ प्रस्तुत है। अगला प्रश्न है कि ऐसा एक यंत्र बताइए, मतलब कि ऐसा कौन सा यंत्र है जिससे हम अपने संदेश एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा भेज सकते हैं, वो क्या कहलाता है? मतलब कि हम मान लीजिए उत्तर प्रदेश में बैठे, आप महाराष्ट्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार, किसी भी प्रदेश में बैठे हैं, तो आप कौन से माध्यम से कोई मैसेज, कोई संदेश आप कम समय में इंटरनेट के माध्यम से भेज सकते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे वहाँ पर ईमेल का यूज किया जाता है। तो ईमेल का यूज करके आप विदेश में किसी अन्य शहर से, किसी अन्य शहर, किसी एक स्टेट से दूसरे स्टेट, मतलब कहीं पर भी भेजा जा सकता है। और एक बहुत बड़ा माध्यम है ईमेल, जिसके माध्यम से हम अपने संदेश को एक शहर से दूसरे शहर में संचार माध्यम द्वारा, मतलब कि कम्युनिकेशन, जो कि एक ऑनलाइन माध्यम होता है, इसके जरिए भेज सकते हैं। सही जवाब ईमेल होगा। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे प्रमुख प्रश्न है, कंप्यूटर विज्ञान का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। सा नंबर सही जवाब होगा। अगला कि कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक भाग क्या कहलाता है? तो ठीक है, कंप्यूटर का यांत्रिक, वैद्युत और इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि बाहर चीज़ें जो उससे जुड़ी होती हैं उनको कहा जाता है हार्डवेयर, जो जुड़ी होती है, जैसे कि माउस, कीबोर्ड, मॉनिटर, ठीक है, सीपीयू, सब क्या है? हार्डवेयर ही तो है। अगला है कि आज किसी राष्ट्र की क्षमता का आकलन किया जा सकता है किसके माध्यम से? तो आज किसी भी राष्ट्र की क्षमता का जो आकलन है वो किया जा सकता है उसके सैन्य बल से, उसके अर्थ बल से, उसकी सूचना बल से। इसीलिए सही जवाब इसका द हो जाएगा, क्योंकि इन सभी चीज़ों से किसी भी राष्ट्र की या किसी भी प्रदेश की या फिर किसी चीज़ की आकलन किया जा सकता है। तो द नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि कंप्यूटर ने मानव की बौद्धिक क्षमता को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है, ये उसे क्या कहा जाता है? ठीक है, तो उसका कहा जाता है सूचना प्रौद्योगिकी, इंग्लिश में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के माध्यम से आप बहुत ही हार्ड काम आसानी से कर सकते हैं, ज़्यादा समय जिसमें लगता हो कम समय में कर सकते हैं। तो सूचना प्रौद्योगिकी कंप्यूटर के मानव की बौद्धिक क्षमता के को उत्प्रेरित कर ज्ञान की नई शाखा को जन्म दिया है। ठीक है, इसलिए हम इसे सूचना प्रौद्योगिकी बोलते हैं, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अगला है कि सन 1946 में एकट और मुचली द्वारा निर्मित प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन था इन ऑप्शनों में से? तो ध्यान रखेंगे 1946 में एकट और मुचली द्वारा निर्मित इलेक्ट्रॉनिक जो कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। सही जवाब हो जाएगा नंबर। प्रमुख प्रश्न है, इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान रखेंगे, कई बार रिपीटेड है एग्जाम में पिछले वर्षों में। देखिए 2000, ये पिछली बार 2023 में आया था, तो ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि बेसिक भाषा का विकास हुआ किसके द्वारा? तो बेसिक भाषा का विकास का जो श्रेय है वो जाता है, ठीक है, किसको? बताइए कमेंट सेक्शन में, अगर आपको मालूम तो जरूर बताइए। चलिए इसका उत्तर बताइए आप सभी। अगला कि आधुनिक व्यवसाय जो कंप्यूटर और इंटरनेट के सहयोग से किया जाता है वो क्या कहलाता है? तो आधुनिक व्यवसाय, इस समय करंट का व्यवसाय जो कंप्यूटर, यानी कि कंप्यूटर पे बैठकर और इंटरनेट के जरिए किया जाता है, तो उसको क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है। तो इसको ई बिजनेस क्या कहा जाता है? ई बिजनेस का मतलब होगा कि ऑनलाइन कोई भी चीज़ बेचना, खरीदना, सर्विस देना, ये हो गया ऑनलाइन, यानी कि ई बिजनेस। ठीक है, और ईमेल के माध्यम से भी हम सब चीज़ें कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से भी कर सकते हैं सब चीज़। तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाएगा द नंबर, इनमें से सभी, क्योंकि कोई भी चीज़ हम फिजिकली नहीं दे रहे हैं। जैसे कि कोई दुकान है तो दुकान पे आप दाल, चावल, आटा, या फिर मोबाइल की दुकान है तो वहाँ पर आप लोग चार्जर है, ठीक है, और ब्लूटूथ है, ठीक है, फ़ैन लेने जाएंगे, ठीक है, AC, कूलर, ये आप मैनुअली, मतलब कि किसी दुकान पर जाकर लेंगे, तो ये क्या हो गया? ये आपका
फिजिकली बिजनेस हो गया, ठीक है। लेकिन जो ऑनलाइन यानी कि इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से बिजनेस होता है वो इस प्रकार का बिजनेस होता है कि जैसे कि हमने भैया फ्लिपकार्ट से, अमेजोन से कोई चीज़ ऑर्डर कर दी, वो हमारे घर डिलीवर हो गई, ये फिर आपको कोई ऑनलाइन सर्विस कोई दे रहा है, ठीक है। आप पैसा दे रहे हैं, उसके बदले आपको मान लीजिए कि कोई काम कराना है, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, जैसे कोई 100 पेज का मैटर है, ठीक है, तो उसको आपको टाइप कराना है, तो आप लोग किसी 2-4 लोग को हायर कर लेंगे, उनसे बोलेंगे भैया ये चीज़ आपको इस फॉर्मेट में तैयार करना, डिज़ाइन करके, तो वो डिज़ाइन करके तैयार करके आपको दे देंगे। तो ये क्या हो गया, इंटरनेट और कंप्यूटर के माध्यम से बिजनेस हो गया, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे, ई बिजनेस। इसीलिए सही जवाब दा हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कंप्यूटर की प्रथम पीढ़ी जो थी उसका कार्यकाल कब से कब तक था। तो कंप्यूटर की सबसे पहली पीढ़ी थी उसका जो कार्यकाल था वो 1946 से 1958 तक था। सही जवाब बा होगा। अगला प्रश्न प्रस्तुत है कि कंप्यूटर को कितने भागों में डिवाइड किया जा सकता है। तो कंप्यूटर को ध्यान रखेंगे 3 भागों में डिवाइड किया जा सकता है। 3 नंबर सही जवाब होगा, सा नंबर मतलब। अगला है कि वे कंप्यूटर जो व्यापार को चलाते हैं, घर की बजट तैयार करते हैं और अन्य सभी कार्य को कंप्यूटर कर सकता है, वो कौन से कंप्यूटर कहलाते हैं। तो उनको कहा जाता है डिजिटल कंप्यूटर, ठीक है। इसके माध्यम से सारे कार्य किए जाते हैं, जो कि प्रमुख प्रश्न है, ध्यान रखेंगे, हेल्पफुल है, कई बार रिपीटेड भी है, पूरी उम्मीदें फंस सकता है। अगला प्रश्न है कि कार्यालय आदेश में सबसे ऊपर कौन है इन ऑप्शनों में से। तो कार्यालय आदेश में जो सबसे ऊपर है वो है कार्यालय का नाम, यानी किसी भी ऑफिस का नाम। अगला कि अधिसूचना का प्रकाशन कहाँ होता है, ठीक है। तो जो अधिसूचना यानी कि सूचना जो होती हैं उन चीज़ का जो प्रकाशन या फिर आप लोग कह सकते हैं कि पब्लिशिंग होती है वो होती है राजपत्र यानी कि गजट से, ठीक है। है कि पूर्व में प्रेषित पत्र का स्मरण दिलाने के लिए भेजा गया पत्र क्या कहलाता है। तो उसको कहा जाता है अनुस्मारक, ठीक है, अनुस्मारक पत्र। अगला है कि कार्यालय पत्रों की भाषा कौन सी होती है, यानी कि ऑफिस के जो पत्र होते हैं उनकी भाषा कौन सी होती है। तो उनकी भाषा होती है औपचारिक होती है, बी नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। अगला कि किसी अधिकारी की पत्र लिखना हो तो, मतलब किसी अधिकारी को या फिर किसी ऑफिसर को पत्र लिखना हो तो संबोधन किया जाता है क्या लगाकर। तो किसी भी अधिकारी को अगर आप लेटर लिख रहे हैं, पत्र लिख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको माननीय महोदय लगाना जरूरी होता है। सही जवाब आ होगा, ठीक है। अगला है कि पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है उसे क्या कहा जाता है। जैसे हमने आपको पत्र लिखा, ठीक है, तो पत्र जिस व्यक्ति को लिखा जाता है तो आपको क्या कहा जाएगा, आपको कहा जाएगा प्रेषिती, ठीक है, प्रेषिती, ठीक है। ये कहा जाता है उसको जिसको पत्र लिखा जाता है, उसको प्रेषिती कहा जाता है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है कि परिपत्र किस श्रेणी में आता है। तो ध्यान रखेंगे परिपत्र जो है वो कार्यालयी पत्र के यानी कि ऑफिशियल लेटर के अंतर्गत आता है, नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे। प्रश्न है कि औपचारिक पत्र को और भी क्या कहा जाता है। तो ध्यान रखेंगे औपचारिक जो पत्र होते हैं उनको कार्यालयीन पत्र भी कहा जाता है, इसलिए सही जवाब इसका हो जाएगा ब नंबर। अगला है कि पत्र लेखन में संबोधन किसे कहा जाता है। तो पत्र लेखन में संबोधन जिसे कहा जाता है वो है, ध्यान रखेंगे, काफ़ी हेल्पफुल प्रश्न है, वो कहा जाता है प्राप्तकर्ता के प्रति सम्मान या स्नेह को, ठीक है। सही जवाब द होगा। अगला प्रश्न है कि एक डॉक्टर और दूसरे डॉक्टर को लिखित औपचारिक पत्र में कौन से संबोधन का प्रयोग किया जाएगा। तो एक लेटर कोई दूसरे, मतलब कि एक कोई डॉक्टर है वो दूसरे डॉक्टर को कोई लेटर लिख रहा है तो वहाँ पर संबोधन शब्द का जो यूज करेगा वो महोदय या फिर महोदया का यूज करेगा, ध्यान रखेंगे। हेल्पफुल प्रश्न है एग्जाम के लिए, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प औपचारिक पत्र से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें से शिकायती पत्र जो है ये आपका औपचारिक पत्र से संबंधित है, नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि जन्मदिन की सूचना देने के लिए किस प्रकार का पत्र लिखा जाता है। तो जन्मदिन देने के लिए जिस प्रकार का पत्र लिखा जाता है वो होता है अनौपचारिक पत्र, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला है कि अनौपचारिक पत्र किसे लिखा जाता है। तो अनौपचारिक जो पत्र होते हैं, ध्यान रखेंगे, प्रमुख प्रश्न है, वो लिखा जाता है मित्रों को, बहनों को, माता पिता को, सभी को लिखा जाता है, इसलिए सही जवाब द हो जाएगा। अगला है कि निम्न में से कौन सा विकल्प अनौपचारिक पत्र से संबंधित है। तो इनमें से जो अनौपचारिक पत्र से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, वो है सांत्वना पत्र, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला कि गांव में बिजली कटौती समस्या के लिए किस प्रकार का पत्र लिखना चाहिए। अगर आपको गांव में बिजली कटौती होगी तो उसकी समस्या जो चल रही है, अगर आपको एक लेटर देना, पत्र लिखना है, एप्लीकेशन लिखना है, तो कौन सा किस प्रकार का आप पत्र लिखेंगे इन ऑप्शनों में से। तो आपको लिखना पड़ेगा औपचारिक पत्र, हाँ नंबर सही जवाब होगा। अगला के पत्र कितने प्रकार के होते हैं, बहुत ही प्रमुख प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। तो पत्र जो होते हैं 2 प्रकार के होते हैं, औपचारिक और अनौपचारिक, द नंबर सही जवाब। अगला है कि पत्र भेजने का साधन कौन सा इन ऑप्शनों में से। तो पत्र आप भेज सकते हैं लिफाफा में भी और पोस्ट कार्ड के द्वारा भी, और आप भेज सकते हैं
अंतर्देशीय द्वारा भी, इसलिए सही जवाब हो जाएगा द नंबर। उपयुक्त में से सभी, इन सभी के माध्यम से आप भेज सकते हैं किसी को भी लेटर। अगला कि यदि एक पुत्र अपने पिता को पत्र लिख रहा है तो किस संबोधन का प्रयोग करेगा। अगर कोई मान लीजिए पुत्र है अपने पिताजी को लेटर लिख रहा है तो वो वहाँ पर यूज करेगा पूज्य पिताजी, ब नंबर सही जवाब होगा। अगला कि सामान्य कार्यालय पत्र में इनमें से किस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है। तो सामान्य कार्यालय पत्र में जिस घटक का उल्लेख नहीं किया जाता है, ठीक है, वो है संदर्भ, द नंबर सही जवाब होगा। अगला प्रश्न है कि अधिसूचना का प्रयोग किस क्षेत्र में नहीं किया जाता। तो अधिसूचना का प्रयोग जो है वो कर्तव्य में नहीं किया जाता, स नंबर सही जवाब होगा, ध्यान रखेंगे, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में करीब मैंने आपको 50 से 70 क्वेश्चन बताए हैं, ठीक है, और बाकी जो 20-30 क्वेश्चन रह गए हैं इनको हम PDF में अटैच करके आपको हम दे देंगे, ठीक है। तो आप लोग डाउनलोड करके तैयारी कर लीजिएगा, ठीक है। और आपको सॉल्व जो PDF है 100 क्वेश्चन की वो आपको मिल जाएगी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। व्हाट्सअप और टेलीग्राम का लिंक है, तो दोनों पे ज्वाइन हो सकते हैं। और व्हाट्सअप ग्रुप पे जैसे आप ज्वाइन होंगे उसके बाद आप ज्वाइन हो जाएंगे, उसके बाद आप हमें पर्सनल मैसेज कर दीजिएगा कि सर हमें BA सेकेंड सेमेस्टर MCQ टाइप की PDF दे दीजिए, तो हम आपको सेंड कर देंगे, ठीक है। तो ये प्रोसेस कर लीजिएगा तो हमको पूरी PDF सेंड कर देंगे, तो तैयारी कर लीजिएगा। और ये आपका अपना ही चैनल सक्सेस टू यू, तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। और मिलते हैं एक और नई वीडियो में। जय हिंद।